विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने राजन्य, श्वशुर्य आदि रूपों को सिद्ध किया था। आज हम इसी क्रम में क्षत्रिय रूप की सिद्धि देखेंगे। क्षत्रिय, क्षत्रस्य अपत्यमिति क्षत्रिय। विग्रह इसका होगा क्षत्रस्य अपत्यम इति क्षत्रिय। सूत्र है क्षत्राद् घ। क्षत्र प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक घ प्रत्यय हो। यह प्रत्यय भी जाति अर्थ में ही समझना चाहिए। यह प्रत्यय भी किस अर्थ में समझ रहे हैं हम? जाति अर्थ में। तो यहाँ पर कह रहा है क्षत्र प्रातिपदिक से एक तो अपत्य अर्थ में घ प्रत्यय हो और यह भी जाति अर्थ में ही समझा जाए। तो अगर हम क्षत्रिय की विग्रह कर रहे हैं क्षत्रस्य अपत्यमिति क्षत्रिय, तो यहाँ पर क्षत्र प्रातिपदिक से मूल शब्द क्या है इसमें? क्षत्र। किसी भी शब्द की जब हम विग्रह करते हैं और जब उससे हम आगे रूप सिद्ध करते हैं तो हमें उसमें मूल शब्द ढूंढना चाहिए। उससे हम सुबंत का प्रयोग करेंगे। जैसे क्षत्रस्य में मूल शब्द हुआ क्षत्र, श्वशुर्य में मूल शब्द क्या था? श्वशुर। राजन्य में मूल शब्द क्या था? राजन। उससे हमने घस प्रत्यय का प्रयोग किया था, राजन घस, श्वशुर घस। अब यहाँ हम कह रहे हैं क्षत्रस्य अपत्यम, तो यहाँ पर मूल शब्द हुआ इसका क्षत्र। इस क्षत्र प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में यहाँ पर जाति की वाच्यता होने से क्षत्राद् घ से हमने घ प्रत्यय किया। तो हमारा रूप बना क्षत्र घस और घ। अब घ है तो आयनीय यानी पडक्षगाम सूत्र से घ के स्थान पर यहाँ पर ई आदेश होगा। यहाँ पर घ के स्थान पर ई आदेश होगा। क्षत्र घस और ई। सुपो धातु प्रतिपदिक से घस से सुप का लुक हो जाएगा क्षत्र और घ। अब क्षत्र और घ को तो ई आदेश कर दिए, क्षत्र और ई। अब क्षत्र में जो अकार है यस्य ति जैसे उस अकार का लोप हो जाएगा, तो क्षत्र हलंत का रह जाएगा क्षत्र और य ई। क्षत्र और ई मिला देंगे तो रूप बन जाएगा क्षत्रिय। सु आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके हमारा क्षत्रिय रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो अगर क्षत्रिय परीक्षा में पूछा जाता है तो हम सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति करेंगे। क्षत्रस्य अपत्यमिति क्षत्रिय। मूल शब्द है क्षत्र, षष्ठी विभक्ति के विवक्षा है, इसलिए क्षत्र घस इस सुबंत से परे हमने क्षत्राद् घ सूत्र से घ प्रत्यय किया। हमारा रूप बना क्षत्र घस और घ। आयनीय पडक्षगाम से घ के स्थान पर आदेश होगा ई। सुपो धातु प्रातिपदिक से घ से सुप का लुक हो गया क्षत्र और ई। अब क्षत्र और ई जब हमारा रूप बन गया तो यस्य ति जैसे क्षत्र में जो अकार है इसका लोप हो जाएगा और क्षत्र हलंत का रह जाएगा क्षत्र और ई। संयुक्त कर देंगे तो क्षत्रिय रूप बन जाएगा। और पुनः जब क्षत्रिय रूप बन गया तो कृतति समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुऔजस से प्रथमा भक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय अनुबंध लोप करने पर सु में से सकार सकुरुत्व और विसर्ग होकर क्षत्रिय रूप हमारा निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से हम रैवतिकः रूप भी बना सकते हैं। रैवतिकः विग्रह हम करेंगे रेवत्या अपत्यमिति रैवतिकः। रेवत्या अपत्यमिति रैवतिकः। रेवती की संतान इति रैवतिकः। यहाँ पर सूत्र आएगा रेवत्यादिभ्य ष्ठक। सूत्र कहता है रेवती आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय होता है। सूत्र कह रहा है रेवती आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय करना है? ठक।
तो यहाँ पर रेवती आदि प्रातिपदिकों के लिए कह दिया है, तो यहाँ पर हमको ठक प्रत्यय करना पड़ेगा और ठस्येकः सूत्र से ठ को एक आदेश हो जाएगा। तो दोनों सूत्र हमने समझ लिए। रेवत्यादिभ्यश् ठक तो कहता है रेवती आदि प्रातिपदिकों से परे ठक प्रत्यय हो। ठस्येकः सूत्र कहता है कि ठ को एक आदेश हो जाए। तो जब हम सिद्धि कर रहे हैं तो हमने सर्वप्रथम विग्रह कर दिया रेवत्या अपत्यमिति रेवतिकः। अब हमने मूल शब्द देखा है, इसमें मूल शब्द है रेवती, षष्ठी विभक्ति की विवक्षा है, गस प्रत्यय करेंगे। अपत्य अर्थ में यहाँ पर स्त्रिभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होना था, जैसे हमने वैनतेय रूप बनाया था और वहाँ पर स्त्रिभ्यो ढक से ढक प्रत्यय किया था, पर यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त हो गया रेवत्यादिभ्यश् ठक। ये कह रहे हैं रेवती आदि प्रातिपदिकों से आपको ठक प्रत्यय करना है, इसलिए यहाँ पर हमें ठक प्रत्यय करना पड़ेगा। तो जब हमने ठक प्रत्यय कर दिया, ठक में क की इत संज्ञा हो गई और ठ शेष रहा। रेवती घस और ठ, ठस्येकः सूत्र से ठ के स्थान पर एक आदेश हुआ। ठ को जब हमने एक आदेश कर दिया, ठ हलंत को एक आदेश हो रहा है, तो अकार शेष रहेगा। अब यहाँ पर ठ को हमने एक आदेश कर दिया। कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकों से गस से सुप का लुक हो गया, रेवती और एक हमारा रूप बन गया। अब यहाँ पर ठ को एक आदेश हुआ है। यहाँ पर ठक क्या था? कित था। अतः स्थानीवत भाव से एक आदेश भी क्या हुआ? कित ही हुआ। यहाँ पर ठ को एक आदेश हुआ है और जब ठक कित था, इसलिए जो एक आदेश हुआ है वो भी स्थानीवत भाव के कारण, क्योंकि उसके स्थान पर आदेश हुआ है, ठक के स्थान पर, इसलिए यहाँ पर हमने एक को भी कित ही माना है। और इस कित को मानकर किति जैसे हम एकार को, रेवती का ए है, इसको आदि वृद्धि कर देंगे आईकार, तो हमारा रूप बन जाएगा यहाँ पर रेवती और इक, रेवती और इक। यस्यति च से हम रेवती का जो ईकार है उस भयसंज्ञक ईकार, दीर्घ ईकार का लोप हो जाएगा और रूप हमारा रह जाएगा रैवत और इक। रैवत में इक मिल जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा रैवतिक। विभक्ति आदि का प्रयोग करके, सुआदि प्रत्ययों का प्रयोग करके हमारा रूप बन जाएगा रैवतिकः। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ हम अगर विग्रह कर रहे हैं रेवत्या अपत्यम इति रेवतिकः, तो यहाँ पर मूल शब्द हमने देख लिया रेवती है, षष्ठी भक्ति की विवक्षा है। रेवती गस इस सुबंत से परे हम अपत्य अर्थ में यहाँ पर रेवत्यादिभ्यश् ठक से ठक प्रत्यय करेंगे। यहाँ स्त्रिभ्यो ढक से ढक प्रत्यय होना था, किंतु उसका बात कर देगा रेवत्यादिभ्यश् ठक सूत्र बात कर देता है और वो कहता है रेवती आदि प्रातिपदिकों से परे अपत्य अर्थ में आपको ठक प्रत्यय ही करना है। ठक प्रत्यय कर दिया तो हमारा रूप रहा रेवती घस और ठक। अब यहाँ पर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का हमने लुक कर दिया और हमारा रूप रहा रेवती घस और ठक। क की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी, सुपो धातु प्रातिपदियों से ग से सुप का लुक हो गया, तो रूप रह गया हमारा रेवती और ठक को एक हो गया, तो एक शेष रहा। एक जो है
ठ के स्थान पर एक आदेश हुआ है, ठ हलंत के स्थान पर ये एक आदेश हो रहा है और ठ में से जो अशेष रहेगा तो एक हमारा पूरा रह जाएगा, एक रेवती घस और एक कृत। अब यहाँ पर जब सुप का लुक हम कर ही चुके हैं, किंतु इक में इक को हम चूँकि ठक के स्थान पर एक आदेश हुआ है तो हम इक को कित ही मानेंगे स्थानीयवत भाव के कारण, इसलिए आदि वृद्धि हो जाएगी। आदि वृद्धि किति च से होकर हमारा रूप बनेगा रैवती इक, रैवती और इक। जब रैवती और एक रूप बन जाएगा, यस्य ति च से ई कार का रेवती के दीर्घ इकार का लोप हो जाएगा तो रूप बन जाएगा रैवत, त हलंत का और इक मिला देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा रैवतिक, रैवतिक। और विभक्ति आदि का प्रयोग करके हमारा रूप बन जाएगा रैवतिका। प्रक्रिया इसकी जैसे हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत और रूपों को सिद्ध करते हैं उसी प्रकार से है, केवल यहाँ हमें यही ध्यान रखना है कि हमने व्युत्पत्ति करी है रेवत्या अपत्यमिति रैवतिका, तो मूल शब्द रेवती है और घस प्रत्यय होगा ही, किंतु यहाँ पर स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्रत्यय नहीं होगा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर रेवत्यादिभ्यश ढक से ढक प्रत्यय होगा। और प्रक्रिया वही है, घस का लुप रेवती घस और ठक में घस का तो सुपो धातु प्रातिपदिक उसे लुक हो जाएगा और रेवती और ठक ही शेष रहेगा। ठक में यहाँ पर ठ को क की तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और ठ को एक आदेश हो जाएगा, ठस्य का सूत्र से ठ को एक आदेश हो जाएगा, क्योंकि एक ठक के स्थान पर आदेश हुआ है इसलिए हम उसको कितवत मानते हुए किति जैसे आदि वृद्धि कर देंगे और रैवती और हमारा एक रूप शेष रहेगा। आदि वृद्धि हमने रैवती में कर दी किति जैसे, यस्य ति जैसे यहाँ पर दीर्घ इकार रेवती का जो दीर्घ इकार है इसका लोप हो जाएगा, रैवत और इक शेष रहेगा और रैवत रैवत दीर्घ रहे, जो कि हमने आदि वृद्धि कर दी तो रैवत रूप हो जाएगा हमारा रैवत और इक, और रैवत में इक जब मिला देंगे तो हमारा रूप बन जाएगा रैवतिक। विभक्ति आदि प्रत्ययों का प्रयोग करके सुआदि प्रत्ययों का प्रयोग करके रैवतिक रूप बन जाएगा, किंतु बस यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात यही है, यहाँ पर ढक प्रत्यय ना होकर रेवत्यादिभ्यश ठक से ठक प्रत्यय होगा, क की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी ठक की और ठस्य एकह से ठ के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। ठ के स्थान पर एक आदेश होगा और क्योंकि ठ के स्थान पर एक आदेश हुआ है और ठक जो है वो कित है, इसलिए हम एक को भी कितवत मानते हुए आदि वृद्धि किति जैसे कर देंगे और रैवती ये रूप हमारा हो जाएगा रैवती। आदि वृद्धि रे को रई हो जाएगा, आदि वृद्धि रैवती और एक यस्य ति जैसे ईकार का रेवती का जो ईकार है उस वह संज्ञक ईकार का लोप होकर रैवत और इक शेष रहेगा और संयुक्त करने पर रैवतिक रूप हमारा निष्पन्न हो जाएगा। सुआदि प्रत्यय का प्रयोग करके रैवतिक रूप निष्पन्न होगा। धन्यवाद।